हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 8 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से 160 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 67.5 जूल। द मास ऑफ द बॉल इज 150 ग्राम एंड प्लैंक कांस्टेंट आल्सो गिवन। देखिए, जब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच प्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम। बट क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन है तो हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ mv², लेकिन मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p² अपॉन 2m। तो यहाँ से मैं p की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ जो कि आएगी √2m के। तो वही p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m के। तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करें। तो मास हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी भी पता है, एच भी पता है। अब सब वैल्यू पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 2 इंटू मास 150 ग्राम है, तो आप इसको SI यूनिट में लिखेंगे। 150 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और फिर मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 67.5 जूल। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट 1.47 इंटू 10⁻34। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो मेनली इसमें आपको ये देखना था कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी ब्रोगली वेवलेंथ पर ही बेस्ड है। 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, और इनका पोटेंशियल सेम है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो हमें इनको ग्रेटेस्ट टू लीस्ट यानी कि उनकी जो वेवलेंथ होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ उस ऑर्डर में मैनेज करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया लैम्डा का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एच अपॉन पी होता है, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा √2m के। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है Q इंटू पोटेंशियल के। अब इसी फॉर्मूले को, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, इसको हम पोटेंशियल में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। तो आप इसको K को QV से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m Q इंटू में V। अब देखिए, H और V तो सभी के लिए सेम है, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली डिपेंड करेगी मास इंटू चार्ज पर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मास इंटू चार्ज किसका कितना होगा। तो पहले अरेंज कर लेते हैं पार्टिकल। हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है, और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मैं इसको MP बोल रहा हूँ, पॉजिटिव प्रोटॉन का, और मास ऑफ अल्फा जो होता है अल्फा पार्टिकल वो डिनोट करते हैं 2He4 से। तो इसका जो मास होगा वो 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। चार्ज 2 टाइम्स होता है, चार्ज ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो हमें ग्रेटेस्ट टू लीस्ट अरेंज करना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो उतना ही होगा, मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो उतना ही होगा जितना प्रोटॉन का चार्ज है। अब थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। देखो, m इंटू क्यू किसके लिए सबसे कम आएगा, किसके लिए सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर ही है। क्योंकि मास सबसे कम है, मास इज लीस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि उसका मास कम है इसलिए देखो मास पर ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसका मास कम होगा तो इसकी जो लैम्डा होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, यानी कि सबसे ज्यादा होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो सिंस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यहाँ पे क्या था, हमें ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखना है, यानी कि जब हम उसको अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की। अब आप ये देखिए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन 3 में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आया है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोटॉन के और अल्फा पार्टिकल को कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल का m इंटू क्यू ज्यादा आएगा एज कंपेरेबल टू प्रोटॉन। तो उसके लिए जो लैम्डा होगा अल्फा पार्टिकल का वो
प्रोटॉन से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा प्रोटॉन और उसके बाद आएगा अल्फा पार्टिकल। इस तरह से हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू लीस्ट अरेंज कर सकते हैं। बट यहीं से हमें आंसर पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास सबसे कम होता है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 153 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब इनकरेक्ट। तो हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, उस पर वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट है, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है एटॉमिक न्यूक्लियस में, क्या वो सेम होती है बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक चार्ज पर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन 3 है, द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज यूजुअली फ्यू फेम्टोमीटर। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये जो रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्स की वो बहुत कम रेंज के लिए होती है, इनसाइड न्यूक्लियस में ही ये एक्ट करती है न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ ऑप्शन है, द न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जैसे कोलम्स लॉ या फिर ग्रेविटेशनल लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स फॉलो नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमें नॉट ट्रू सेलेक्ट करनी थी, तो वो होगा ऑप्शन फर्स्ट ओनली, यानी कि करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज सेम नहीं होगी, डिफरेंट होती है। 154th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द फोटो करंट इन एन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सॉरी एपेरेटस। देखो पहले मैं आपको बता दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए कोई मेटल है और उस पर आप फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये फोटोन अगर इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सपोज कीजिए यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी है E और वर्क फंक्शन है मेटल का फाई नॉट। तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए फाई नॉट से, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर होगा और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब ये पूछ रहा है कि फोटो करंट, अब फोटो करंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं मूव करेंगे, तो उसकी वजह से यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बन रहा है वो है फोटो करंट। तो ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी? तो देखिए ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है पहली बात। क्यों? क्योंकि जितने फोटोन आकर के गिरेंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो दो फोटोन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया में आकर के गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम में। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा इंटरेक्शन और उतनी ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा फोटो करंट। और इसका ग्राफ भी हम प्लॉट करते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ होता है। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी लूं और यहाँ पर करंट, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसमें हमें ये बताना था कौन से फैक्टर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। तो हम जो कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इन प्लेट के बीच में लगाया जा रहा है अगर ये ज्यादा है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। फिर नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मटेरियल कैसा है उस पर भी तो डिपेंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली बाहर आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो सही आंसर होगा ऑल ए बी सी। नेक्स्ट है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एनर्जी वैल्यू है उनकी। एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी होती है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने काफी बार कैलकुलेशन करी होगी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर करते हैं, और अगर मास किलोग्राम में तब तो हम सी की वैल्यू रखते हैं 3 × 10⁸। लेकिन मास अगर 1 यूनिट में है मतलब एएमयू में है, तो सीधा आप 931 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाता है। जो 1 यू है वो इक्विवेलेंट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यानी कि डी को हम मैच करवाएंगे क्यू से। तो अब आप ये देख लो डी का क्यू का किस किस में आ रहा है, एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है और एक इस ऑप्शन में आ रहा है, बाकी दोनों को भी हटा देते हैं। ठीक है, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप देखें तो उसमें जो एनर्जी दी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में दी होती है। यहाँ पर बाकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पर आ रहा है? एस में। जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको मिला दो आप एस से, यानी कि बी को एस से मिला दो।
डी का क्यू बी का एस। तो अभी हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, दोनों में बी के एस आ रहा है, तो अभी हम सही चूज नहीं कर पाएंगे, आगे देखते हैं। जो एक्सरे की फोटोन एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा होती है, मतलब 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम हो गया। तो एक्सरे की जो फोटोन एनर्जी होगी वो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, यानी ए को हम मिलाएंगे आर से। अब ए का आर किस में आ रहा है, ए का आर आ रहा है ऑप्शन 4 में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो थर्मल एनर्जी होगी एयर मॉलिक्यूल की वो काफी कम होती है, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगर आपको 2 या 3 पता है तो आप करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। अब देखो इसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ इसका पैटर्न कैसे याद रखते हैं। एक्सरे हमारे पास 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। तो जब आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जा रहे हो तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज करेगी। तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब लीस्ट वेवलेंथ होती है गामा रे की, लीस्ट या मिनिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी रेडियो वेव की, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते रहो, जो सबसे बाद में मिले उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। तो गामा एक्स यू वी आई एम। अब देखो यहाँ पर माइक्रोवेव ऑप्शन में दिया हुआ है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव होती है जिसकी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा वेवलेंथ हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा माइक्रोवेव। तो आप इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और इस पैटर्न पर काफी बार क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे आप याद रख सकते हैं। रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। क्वेश्चन नंबर 157, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। तो बोर मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करते हैं, और ये पता लगता है कि जो रेडियस और वेलोसिटी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो पहला है द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो रेडियस होता है वो n के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है, यानी कि स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, सॉरी स्टेटमेंट बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं आपको पहले पैटर्न बता देता हूँ क्या होता है। जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी के, और बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 के। यहाँ पर बोला गया जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, तो बिल्कुल नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ होगी पोटेंशियल एनर्जी के, 1/2। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन सी है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो देखो आपने पढ़ा होगा जो टोटल एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में वो होती है माइनस के 13.6 अपॉन में n का स्क्वायर पर। तो ये n के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, ना कि n पर। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। तो ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट ए ओनली सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली। इसी में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे रेडियस डायरेक्टली n के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, जो वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली 1/n पर डिपेंड करेगी। एनर्जी इनवर्सली डिपेंड करेगी 1/n के स्क्वायर पर। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr इस सर्कल का, ऑर्बिट का, और इसकी स्पीड होगी v। तो अगर मैं ये देखो टाइम पीरियड कैसे n पर डिपेंड करेगा, तो देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है r पर, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है v पर, और जो रेडियस होता है वो n के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, और जो स्पीड होती है वो 1/n पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं n को यहाँ पर ले जाऊं तो जो टाइम पीरियड होगा वो n की क्यूब पर डिपेंड करेगा। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, n की क्यूब पर। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो फ्रीक्वेंसी 1/n की क्यूब पर डिपेंड करेगी। तो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, और ये भी क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 158। हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि n की वैल्यू 2 ना होकर के 3 होगी, क्योंकि एक्साइटेड मतलब उससे एक ज्यादा। इट एमिट्स अ फोटोन इन जंपिंग स्टेट ऑफ एनर्जी। अब वो जंप कर रहा है जहां पर उसकी एनर्जी है 12.09। द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल और फाइनल स्टेट बताना है कितना होगा। तो जो टाइम पीरियड होता है हमें T1/T2 फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है n पर, n की क्यूब पर। तो अगर मैं N1/N2 फाइंड कर पाया तो उसकी मुझे क्यूब करनी होगी, ताकि टाइम पीरियड का रेशो मैं फाइंड कर सकूं, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम होंगी। तो सिर्फ टाइम पीरियड N1/N2 की क्यूब पर डिपेंड करेगा। तो अब मुझे फाइंड करना है कि N1 कितना होगा और N2 कितना होगा। अब ये देखिए आप कि पहले वो कहाँ पर है, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वो इनिशियली कहाँ पर है, N1 उसका कितना है 3। तो मैं इसको N1 नाम देता हूँ। और वो जंप कर रहा है किसी दूसरी स्टेट में, तो मैं मान लेता हूँ अभी वो N2 है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना है। तो N2 मुझे फाइंड करना है, जबकि मुझे बताया हुआ है कि जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर जंप कर रहा है वो कहाँ पर 12.09 पर। तो देखो जो एनर्जी होगी चेंज इन एनर्जी वो बराबर होगा E1 माइनस E2 के। डेल्टा E हमें गिवन है कितना 12.09। E1 को हम लिखेंगे माइनस 13.6। इनिशियली वो कहाँ पर है, यानी कि N1 स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन में N2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया 12.09 माइनस 13.6। N1 कितना है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन में N2 हमें फाइंड करना है, तो उसको N2 का स्क्वायर अभी रहने देते हैं। अब देखो इसको इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा 12.09 प्लस 13.6 अपॉन में 9 इक्वल टू 13.6 अपॉन में n का स्क्वायर। तो 13.6 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1.52। 12.09 प्लस 1.52 इक्वल टू 13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो ये 12.09 1.52 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 13.6। तो 13.6 इक्वल टू 13.6 अपॉन में n का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल करो तो जो n की वैल्यू आएगी वो 1 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। वैसे भी अगर आप अंडर रूट लेंगे तो N2 आ जाएगा कितना 1। तो हमें ये पता चल गया कि जब वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो वो फाइनली उसके एनर्जी डिफरेंस अगर 12.09 आया तो फाइनली n इक्वल टू 1 में जंप करेगा। तो हमें N1 की वैल्यू पता चल गई, N2 की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें फाइंड करना था रेशियो। तो T1/T2 इक्वल टू कितना होगा N1/N2 यानी कि 3/1 के क्यूब के इक्वल। तो 3 की क्यूब कितनी होती है 27। तो ये आ जाएगा 27/1। तो रेशियो होगा 27, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। तो इसमें हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ती, बाकी तो सिंपल है। अगर हम N2 की वैल्यू फाइंड कर लें तो काफी सिंपली हमने रेशियो फाइंड कर लिया, जो कि 27 रहेगा। तो देखो सेम टॉपिक से ये भी क्वेश्चन था बोर मॉडल से, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 158 भी। क्वेश्चन नंबर 159 है ऑन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे मान लेते हैं पीएन जंक्शन है, ये P और ये N। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, हायर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और N साइड को नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि P साइड को हम लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं और N साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में ये हो जाता है रिवर्स बायस। अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, फॉरवर्ड कनेक्शन कैसे करते हैं। बैरियर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में काफी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में मतलब इंक्रीज होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें करंट इजीली फ्लो कर पाता है, जबकि रिवर्स बायस में जो आइडियल डायोड होगी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में करंट इजीली फ्लो कर पाता है, जबकि रिवर्स बायस में करंट काफी कम होता है। और करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कि जो रेजिस्टेंस है वो काफी हाई है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड में काफी कम होगा और रिवर्स बायस में काफी ज्यादा होता है। और जो
रेजिस्टेंस कम और ज्यादा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो होता है डिप्लीशन लेयर की वजह से। जब पीएन जंक्शन बनता है तो एक बीच में डिप्लीशन लेयर आ जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, बारीक होती है, और जबकि रिवर्स बायस में ये डिप्लीशन लेयर काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो इसी पर बेस्ड हमारा आंसर हो जाएगा एक तो बैरियर पोटेंशियल और एक डिप्लीशन लेयर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीज होती है, बैरियर हाइट रिड्यूस होती है। तो मैंने आपको दोनों ही केस दिखा दिए। फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है और जो डिप्लीशन लेयर है वो पतली हो जाएगी उसकी वजह से, तो दोनों ही चीजें डिक्रीज होगी या कम होगी। तो डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीज होगी और जो बैरियर हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट है। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी टेबल से आप ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 160, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज सस्पेंडेड। ये मैं आपको बता दूं क्लास 7th की एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी और पूछा जाता है सीबीएसई में क्लास 11th में। तो एक रोप है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, जिससे हमें कोई मतलब भी नहीं होगा सॉल्व करने में। एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 60 न्यूटन की और मिड पॉइंट पर इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको फाइंड करने की एंगल थीटा क्या होगा वर्टिकल से जो बना रहे हैं, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो वेट है जो कि डाउनवर्ड होगा 8 kg, फिर एक फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं 60 न्यूटन की, और ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं मान लेता हूँ जब इसको स्ट्रेच किया जा रहा है तो टेंशन इसकी इस डायरेक्शन में होगी। तो हमें बस ये देखना है कि जैसे 8 किलोग्राम वेट को कौन बैलेंस करेगा। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो mg हो जाता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 इंटू जी की वैल्यू गिवन है 10, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कि ऊपर की तरफ कोई इसको बैलेंस करवा रहा होगा। तो जो टेंशन का कोस थीटा कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा, वो 8 kg के जो मास है उसको बैलेंस करेगा, यानी कि 80 न्यूटन की फोर्स को बैलेंस करेगा। और इसका जो ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि टी साइन थीटा होगा, वो बैलेंस कराएगा 60 न्यूटन की फोर्स को, क्योंकि ये ना तो इस तरफ जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब टी कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टी कोस थीटा 80 न्यूटन के इक्वल होगा, और जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा वो बराबर हो जाए 60 न्यूटन के। तो मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो दोनों को डिवाइड करते हैं टी साइन थीटा अपॉन में टी कोस थीटा। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट होगा, तो साइन अपॉन कोस कितना होता है tan थीटा, ये कितना आ गया 0 से 0 कैंसिल, ये 3 और ये 4, तो 3 अपॉन 4। हमें तो थीटा फाइंड करना है, सो यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो बस इसमें आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करने हैं। और यहाँ पर मैंने केस लगाए, एक्चुअली आप इसको ये भी बोल सकते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। तो उसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो आप उसमें ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि उसका जो टोटल फोर्स होगी इन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो सेम होगी। तो मैंने वही चीज अप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई, टी साइन थीटा बराबर 60 एंड टी कोस थीटा इक्वल टू 80 न्यूटन।